जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक सिंह टीचर प्राइम एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं और आपके लिए लेकर आ गया हूं 6 to 8 का PYQ जो पेपर 2022 में हुआ था। और यह PYQ जुलाई में होने वाले जो पेपर है 2026 का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट इतना यह है कि जो भी आगे वाले एग्ज़ाम होते हैं वो सारा PYQ से ही संबंधित होते हैं और सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं से लगभग 60-70% सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाता है PYQ में। तो इसीलिए अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेकर आना है तो PYQ को कहीं से भी आप कर लीजिए। तो हम लेकर आए हैं 2022 का जो PYQ है 6 to 8 साइंस। पहला क्वेश्चन इसका यह है, प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। जब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उत्पाद के रूप में यह ऑक्सीजन जो है यह जो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन हमें किससे मिल रहा है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आप देखेंगे तो कौन कौन से होते हैं। तो हमारा होता है CO2 प्लस H2O और एक होता है प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल, यह होते हैं। ठीक, यह मिलकर क्या बनाते हैं, तो ग्लूकोज बनाएंगे C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, यह बनाते हैं। ठीक, तो जो हमारे H2O से क्या बनता है, हमारा ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। पेपर में बहुत पूछता है कि उत्पाद के मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। तो मुक्त जो हमारा ऑक्सीजन जो बन रहा है वो किससे बन रहा है, मतलब जल से बन रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड से बन रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि H2O से हमारा ऑक्सीजन बन रहा है। ठीक, तो ये हमारा सही हो जाएगा जल। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, रक्त का वह घटक जो रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है, थक्का बनने से रक्त रोकता है। आपको पता है कि जब भी हमें चोट लगता है तो हमें ब्लीडिंग होने लगती है और वहां से खून निकलने लगता है। जब खून निकलता है तो उसमें क्या होता है कि जिसके कारण हमारा खून वहां पे क्या होता है, थक्का बन जाता है। तो आपको पता होगा थ्रोम्बिन होते हैं, वो क्या करते हैं वहां पर थक्का बनाने के लिए सहायक होता है, जिससे हमारा खून का होता है, थक्का बन जाता है। लेकिन यह कह रहा है कि रक्त का वह घटक जो रक्त वाहिनियों में, रक्त वाहिनियों मतलब रक्त के नसों में, मतलब शरीर के अंदर खून को रक्त थक्का बनने से कौन रोकता है। हम अगर शरीर मतलब जैसे खून हमारे शरीर से बाहर आ रहा है तो क्या होता है, अगर थक्का बन जा रहा है तो अंदर भी तो बन सकता है, लेकिन अंदर बनने से कौन रोकता है, तो वो होता है हिपेरिन। कौन होता है, हिपेरिन। जो शरीर के अंदर हमारे खून थक्का न बने इसके लिए कौन जिम्मेदार है, हिपेरिन। वह खून का थक्का बनने नहीं देता है। और ये किससे स्रावित होता है, किससे निकलता है, तो होता है यकृत। किससे, हिपेरिन किससे स्रावित होता है, तो यकृत से स्रावित होता है। ठीक, अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, लैंगरहैंस की दीपिकाएं इसमें पाई जाती हैं। जो लैंगरहैंस हैं किस में पाई जाती हैं, यकृत में नहीं पाई जाएगी, हृदय में नहीं पाई जाएगी, अमाशय में नहीं पाई जाएगी, किस में पाया जाएगा, अग्नाशय में। किसमें, अग्नाशय में। तो जो लैंगरहैंस हैं, आप देख रहे हैं कि लैंगरहैंस की दीपिकाओं में कितने कोशिकाएं होती हैं, द्वीपिकाएं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं में अल्फा सेल होता है, बीटा सेल होता है और डेल्टा सेल होता है। उसके बाद होता है एफ सेल, एफ सेल होगा। उसके बाद होता है एक एप्साइलम सेल। ये हमारे पास, इसको हम पीपी सेल भी बोलते हैं, पीपी
या एफ सेल भी बोलते हैं। तो जो अल्फा सेल होता है एक ग्लूकोगॉन स्रावित करता है, ग्लूकोगॉन। यह शरीर में रक्त शर्करा को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? रक्त शर्करा को। ठीक, इतना आप देख रहे हैं। जो बीटा सेल है वह इंसुलिन स्रावित करता है, इंसुलिन। यह आपको पता ही है कि जो इंसुलिन होता है हमारे शरीर में, जो डायबिटीज के मरीज होते हैं उनमें इंसुलिन बनना का होता है, कम हो जाता है, और रक्त शर्करा की मात्रा का होती है, अधिक हो जाती है। ठीक, और बीटा सेल जो होता है कि ग्लूकोगॉन और इंसुलिन इन दोनों को कंट्रोल, नियंत्रित करता है। ग्लूकोगॉन और इंसुलिन, इंसुलिन इन दोनों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। भूख लगने को बताता है कि हमें भूख लग गया है, नहीं लगा है। ठीक, यह सारा चीज हमें बताते हैं। इस तरह से हमारे 5 हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप याद करके रखिए इसे। बीटा सेल, बीटा सेल क्या स्रावित करता है? इंसुलिन। और इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है। ठीक, यह आप ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। एंजाइम रासायनिक रूप से होता है, एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होते हैं? तो होते हैं प्रोटीन। क्या होते हैं? एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है? ये कौन सा अम्ल है जो विटामिन है? तो यह है एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो क्या होता है? विटामिन होता है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है? तो पेट्रोलियम का अवयव हमारा पैराफिन मोम हो जाएगा, स्नेहक तेल हो जाएंगे, जो लुब्रिकेंट ऑयल है, पेट्रोल हो जाएंगे। ये हमारे क्या हैं? पेट्रोलियम का अवयव हैं। तो इसमें पूछ रहा है पेट्रोलियम का अवयव कौन सा नहीं है? तो पेट्रोलियम का अवयव हो जाएगा कोक, कोक यानी कोयला। तो ये हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। कह रहा है एक धातु अम्लों से क्रिया पर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता। आपको पता होगा कि कौन सी ऐसी धातु है जो अम्लों से क्रिया नहीं करती है। तो आपको अगर धातु की सक्रियता श्रेणी याद है तो आप बता सकते हैं कि धातु की सक्रियता श्रेणी के हिसाब से कि कौन अम्लों से क्रिया नहीं करता। आप इसको याद कर लेंगे अगर नहीं पता है तो। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, उसके बाद हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। यह धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम है। तो सबसे अधिक इसमें सब क्रियाशील कौन है? हमारा पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, चांदी, सोना और प्लेटिनम, ये हमारे हैं। इसका आप ठीक भी मतलब याद कर सकते हैं कि कल्लू नाचे कार में आलू, जिंक, फरेब है, फरेब है, कौन है आगे आओ। आप ऐसे याद कर सकते हैं। निमोनिक है तो आप देख रहे हैं कि कौन हाइड्रोजन मतलब क्रिया करके अम्ल से क्रिया करके, तो जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव हैं, जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव हैं वह क्या करेंगे? वो
अम्ल से क्रिया नहीं करेंगे, जैसे कापर हो गया, मरकरी हो गया, या एसिड से क्रिया नहीं करेंगे, तो इसी में से कोई भी हो सकता है। तो अम्ल से क्रिया करने पर हाइड्रोजन मुक्त नहीं कर सकते, या तो कापर में ये सब हो सकते हैं। परंतु ऑक्सीजन से क्रिया करने पर काले रंग का यौगिक देते हैं, तो वह होता है कापर। जो कापर होता है वह ऑक्सीजन से क्रिया करके कापर ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? कापर ऑक्साइड। यह जो काले रंग का होता है। यह एनसीईआरटी में सेम टू सेम एकदम ऐसे ही दिया है, क्वेश्चन है, एकदम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक, तो आप एनसीईआरटी भी पढ़ते रहेंगे तो हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक, अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। लिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी? तो परमाणुओं की संख्या अधिकतम होने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा मोल। क्या समझना पड़ेगा? मोल। मोल बराबर क्या होता है? भार बट्टा अणुभार। क्या होता है? भार बट्टा अणुभार होता है। ठीक, अगर हम समझे कि परमाणुओं की संख्या कितनी, सबसे पहले हमको मोल निकालना पड़ेगा। और आपको पता है कि एक मोल में, कितने मोल में? 1 मोल में, बोलो कितने मोल में? 1 मोल में कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23 होते। कोई भी चीज बोल लिया जाए, मतलब रुपया बोल लिया जाए, मनुष्य बोल लिया जाए, कोई जानवर बोल लिया जाए, इलेक्ट्रॉन बोल लिया जाए, परमाणुओं की संख्या बोल लिया जाए, यौगिक कुछ भी बोल लीजिए, एक अवगाद्रो संख्या में कितना होगा, कितना होगा। और उतना ही 1 मोल किसी भी वस्तु में परमाणुओं की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुछ भी हम बोलेंगे। 1 मोल अगर जैसे हम बोलते हैं कि 1 दर्जन में कितना होगा, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे पॉइंट है 6.023 इंटू 10⁻23। तो हम निकाले 1 मोल किसका है या 1 मोल से कम किसका है। अगर इसका हम अणुभार निकालेंगे तो इसका होगा 16, क्योंकि कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 गुणे 4, 16 हो जाएगा। इसका हम निकालेंगे तो कार्बन का हो जाएगा 12, और इसका हम निकालेंगे तो हो जाएगा 16 दूना 32, 44 हो जाएगा। और इसका 16 दूना 16 गुणे 2, 32 हो जाएगा। नाइट्रोजन का 14 गुणे 2 क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि सबसे कम इसी का है 16, 12 और 4 16 हो जाएगा, 16 दूना 32, इसका 44 हो रहा है। तो मोल की संख्या हमारा सबसे कम, सबसे अधिक इसी का आ रहा है। तो 1 मोल आ रहा है और इसका 1 मोल नहीं आएगा। चलिए हम निकाल के दिखा भी दे रहे हैं। भार कितना है? 16 है, और भार कितना होगा? 44 होगा। अब भाग दे के देखिए, 1 नहीं आएगा, इसका आएगा 32 और इसका हो जाएगा 14 दूना 28। ठीक, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि सबसे अधिक किसका होगा? 1 मोल हमारा क्या हो रहा है? 16। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एथिलीन और एसिटिलीन, यह एसिटिलीन है, एसिटिलीन का प्रयोगशाला में इसमें किसके द्वारा विभेदित किया जाता है? तो टॉलेंस अभिकर्मक। टॉलेंस जो अभिकर्मक होता है वह एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ क्रिया करके सफेद अवक्षेप देता है, न कि इसके साथ क्रिया कर लेता और इसके साथ होगा बोलते एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो हम पहचान सकते हैं कि टॉलेंस अभिकर्मक द्वारा विभेदित किया जा सकता है। दिए गए यौगिकों में से किस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है? ऑक्सीकरण संख्या भी निकालनी पड़ेगी। यह ऑक्सीकरण संख्या आपको 11th में मिलेगा, मतलब 9th और 10th में नहीं है, यह 11th में है ऑक्सीकरण संख्या। और क्लास 11 से यह क्वेश्चन दिया गया। तो इसमें हम देखेंगे कि इसका सीधा सीधा आंसर होगा OF2। आपको ऑक्सीकरण संख्या भी निकालना हम बता दे रहे हैं। जैसे जितने भी फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट हैं, फर्स्ट ग्रुप के, उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। जैसे कौन कौन से फर्स्ट पीरियड में? हॉलीना की रब से फरियाद। ठीक, तो हाइड्रोजन का भी +1 होगा, लिथियम का भी +1 होता है, सोडियम का भी +1, पोटेशियम का भी +1, रुबिडियम का, सीजियम का, फ्रेंसियम का, सबका इसका फिक्स है, बदलता ही नहीं है। तो हम देखेंगे सोडियम का +1 है, आप यहाँ पर देखिए सोडियम का +1 है। ठीक, तो
अगर ऑक्सीकरण संख्या निकाल रहे हैं तो इसका मान लेंगे x अगुणे 2 बराबर 0, तो हो जाएगा 2x बराबर -1, तो x बराबर -1/2 हो जाएगा। ठीक, या नेट 2 है, मतलब किसी का होगा नहीं, OF2 का हम निकाल के आपको दिखा दे रहे हैं। OF2 ऑक्सीजन का हमें नहीं पता, लेकिन फ्लोरीन का ऐसे ही 17वां जो ग्रुप होता है, 17 ग्रुप, उसमें जितने भी मतलब एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ पर सबकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, -1 होता है। क्या होता है, -1 होता है। तो चलिए हम देखते हैं, ऑक्सीजन को हम मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और फ्लोरीन का -1 × 2, और सबको अगर हम जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, हमारा 0 आता है। क्या आता है, 0 आता है। तो x - 2 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, +2। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, +2 होगा। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, 10 मीटर लंबाई के ध्वनि तरंगों में 20 संपीड़न और 20 विरलन है, तो तरंग का तरंगदैर्घ्य होगा। आप देख पा रहे हैं कि 20 मीटर लंबाई के ध्वनि तरंगों में 20 क्या है, संपीड़न भी है, और 20 क्या है, विरलन भी है। आपको पता है कि एक संपीड़न प्लस एक विरलन मिलके क्या बना रहा है, एक तरंगदैर्घ्य बना रहा है। ठीक, एक संपीड़न और एक विरलन मिलके क्या बना रहे हैं, एक तरंगदैर्घ्य बना रहा है। तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि तरंग का तरंगदैर्घ्य है, तरंग का तरंगदैर्घ्य की लंबाई कितनी होगी, सीधा सीधा ही पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है कि 10 मीटर लंबे ध्वनि के तरंगों में, तो हम देख रहे हैं कि तरंगदैर्घ्य कितना है, लंबाई कितनी है, 10 मीटर, कितना है, 10 मीटर। तो तरंगदैर्घ्य कितने होंगे, 20, अरे 20 संपीड़न है, 20 विरलन है, तो एक तरंगदैर्घ्य कैसे निकलेगा, जितने तरंगदैर्घ्य उसे हम भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 0 0 कट जाएगा, तो 0.5 मीटर, 0.5 मीटर देख, लेकिन हम ऑप्शन में देख रहे हैं कि 0.5 मीटर तो कहीं है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको हम सारा सेंटीमीटर दिया है, तो हम इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो इसमें हम क्या कर लेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे, तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा, तब 50 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा, 50 सेंटीमीटर। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और अपने दोस्तों के साथ भेजे भी, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा PYQ है, और मान लीजिए आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तो आप हमारे लिए भी कुछ कर दें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे के पास भेजे भी। ठीक, चलिए देखते रहिए, बस आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे। कर यदि पानी तथा कांच के परम अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 3/2 हो, तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। अगर किसी के सापेक्ष पूछ रहा है तो उसी से भाग देना है। कह रहा है पानी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, पानी के साथ, तो पानी का जो अपवर्तनांक है ना, उसमें उसी से हमको क्या करना है, भाग देना, जिससे पूछ रहा है। चलिए देखते हैं, तो लिखते हैं पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटा, यह हो जाएगा, पहले हम किसका लिखे, पानी के सापेक्ष पूछ रहा है, तो पानी नीचे हो जाएगा, NWA हो जाएगा, NGA हो जाएगा ग्लास का। चलिए हम देख लेते हैं कि ग्लास का अपवर्तनांक कितना है। पानी का 4/3 है, और कांच का कितना है, 3/2 है। ठीक, तो हम 3/2 अगुणे जब ऊपर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, तो हो जाएगा
9/8, 9/8। हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। घरेलू वायरिंग में अर्थ वायर का रंग होता है। तो आपको ये भी समझ लेना है कि घरेलू जब वायरिंग होती है तो उसमें कौन कौन से तार होते हैं। पहला तार होता है लाइव या जीवित, लाइव या जीवित तार होता है। दूसरा होता है न्यूट्रल या उदासीन। तीसरा जो होता है वो होता है अर्थिंग। अर्थ वायर, ठीक है, अर्थिंग वायर बोलते हैं इसे। तो इसका कलर कैसा होता है? लाइव का जो होता है वो होता है रेड। कैसा होता है? रेड होता है, इसका रेड होता है। और उसके बाद कह रहा है कि उदासीन जो तार होते हैं इसका कलर कैसा होता है? तो ग्रीन होता है। सॉरी ग्रीन हमारा इसका होता है अर्थ वायर वाला, ग्रीन होता है और येलो होता है। ठीक, और जो न्यूट्रल होता है वो ब्लू या ब्लैक। देख रहे हैं? तो जो न्यूट्रल तार होता है ब्लू या ब्लैक होगा, लाइव या जीवित तार होगा या रेड होगा, और जो अर्थ वायर है ये हमारा ग्रीन या येलो होगा। तो इस तरह से आप इससे कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किरचॉफ का धारा संबंधी नियम किस संरक्षण पे काम करता है? तो होता है आवेश संरक्षण पे कार्य करता है। किरचॉफ का धारा नियम किससे पे काम करता है? तो आवेश संरक्षण पर कार्य करता है। किस पे कार्य करता है बच्चों? आवेश संरक्षण पर कार्य करता है। देख लीजिए, इसे संधि का भी नियम कहते हैं। जैसे आप समझिए, दो तार ऐसे आ रहे हैं इसमें से, ये भी 12th का है चैप्टर। आप अगर पढ़ रहे हैं ना पीरियड का 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछ रहा है। या 9th में भी नहीं मिलेगा, 10th में भी नहीं मिलेगा, 11th या 12th में ही ये मिलेगा। ये तो आप देख रहे हैं कि I1 है और यह I2 है, और यहाँ से अलग अलग बढ़ जा रहे हैं। जैसे यह I3 हो जा रहा है, या I4 हो जा रहा है, या I5 हो जा रहा है। ठीक, तो अगर इन तीनों को अगर हम जोड़ ले रहे हैं ना, I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5, यही है। मतलब यहाँ से जो जा रही है धारा यहाँ पे, और यहाँ से फिर से अलग अलग जितना बटे, तो इन दोनों का आवेश क्या हो रहेगा? संरक्षित रहेगा। यही है आवेश संरक्षण का नियम। चलिए हम आगे देखते हैं। बाइनरी नंबर के तुल्य दशमलव संख्या होती है। मतलब ये कह रहा है कि 1 1 1 1 0 1, ये बाइनरी नंबर जो दिया है इसके बराबर कौन सी संख्या 13 11 15 9 है। तो चलिए हम बनाते हैं। तो हम देख लेते हैं कौन कौन नंबर 1 है 0 है और 1 है। तो चलिए यहाँ से हम देखते हैं। 1 लिखेंगे और गुणे 2 पे पावर 0 प्लस 0 गुणे 2 पे पावर 1 प्लस ये क्या है 1 गुणे 2 पे पावर 2 प्लस अब क्या है 1 गुणे 2 पे पावर 2 हो गया। अब क्या हो गया 3 हो गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए आप। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, या 8 हो जाएगा, या 4 हो जाएगा, या 0 हो जाएगा, और यह 1 हो जाएगा। तो आप जोड़िए।
8 4 12 और 1 13। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर 13। तो 105 का क्या होगा, 1 हो जाएगा। रेशम पालन क्या कहलाता है, तो रेशम पालन आपका सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। पीसीकल्चर आपका मछली पालन, मछली पालन कहलाता है। एग्रीकल्चर आपको पता है कि धान गेहूं और भी इसमें बोए जाते हैं, मुख्य रूप से धान गेहूं ही होता है। एपीकल्चर में क्या होता है, मधुमक्खी होता है। क्या होता है, मधुमक्खी। ठीक, रेशम पालन क्या होगा, सेरीकल्चर। ठीक, आगे देखिएगा। प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं। एक साइंटिस्ट थे व्हिटकर, उनका नाम था व्हिटकर। ये जो साइंटिस्ट हैं यह 5 भागों में बांटे थे। पहला कौन सा, मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई या कवक, चौथा आपका जंतु, पादप। यह थोड़ा सीरीज चेंज कर लीजिएगा आप, या चलिए वैसे कोई बात नहीं कि जंतु पादप जंतु कोई बात है। तो मोनेरा में क्या होता है कि जितने भी होते हैं यह एक कोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक। क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। जो प्रोटिस्टा होते हैं ये भी एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि जो मोनेरा और प्रोटिस्टा फंजाई जो होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं, जैसे इसमें यूग्लिना आ जाता है। उसके बाद कवक वक जान ही रहे हैं। इसके बाद और भी एक आता उसमें, अभी नाम नहीं याद आ रहा है, यूग्लिना और मशरूम। देखिए यह होता है। जंतु आप जान ही रहे, जानवर पेड़ पौधे जान ही रहे हैं। और तो आप प्रोटिस्टा इसका सही आंसर हो जाएगा एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, चौथा ऑप्शन सही। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। लिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंधित रखता है, तो बीजों के अंकुरण से फाइटोक्रोम है। क्या है, फाइटोक्रोम है। जो बीज जो होते हैं ना, वो जब भी सूर्य के प्रकाश को या मतलब लाल रंग को जब देखते हैं तो उसमें जो फाइटोक्रोम वर्णक होता है वो क्या होता है, लाल रंग से या उसके सूर्य के प्रकाश से संवेदना होती है, उसमें जैसे मिलता है तो उसमें बीजों में क्या होती है, अंकुरण होने लगती है। उसके बाद आप जानते हैं जैंथोफिल क्या है। जैंथोफिल क्या है, पीले रंग का वर्णक है, पीले रंग का वर्णक है। ठीक, उसके बाद प्लास्टोसाइनिन क्या है, तो कॉपर का एक प्रोटीन होता है। ठीक, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, किसके स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को करता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करता है। कौन, प्लास्टोसाइनिन। और क्लोरोफिल तो जान ही रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक, अब ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ता है, तो वह है लिगामेंट। क्या है, लिगामेंट। एक होता है टेंडन, टेंडन क्या होता है, टेंडन। तो टेंडन का कार्य क्या होता है, वह हड्डी को हड्डी से जोड़, या सॉरी, यह हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, वह लिगामेंट। और अस्थि को, अस्थि प्लस मांसपेशी, मांसपेशी। तो अस्थि मतलब हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो टेंडन करता है। और जो अस्थि एक दूसरे अस्थि को जोड़ती है, मतलब अस्थि प्लस अस्थि, वो होते हैं लिगामेंट। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखेंगे।
बीजों का जरायुज, यह बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। बीजों का जरायुज मतलब फल बीज में है। अभी पौधा जो है लगा हुआ है, पौधे में फल लगा हुआ, फल के अंदर बीज है, और उसी फल में ही, अभी पेड़ से मतलब फल गिरा नहीं है, उसी में अंकुरण होना शुरू हो गया है। तो वही कह रहा है कि जरायुज मतलब फल के अंदर ही बीज का होता उगने लगता है, वही को कहते हैं जरायुज। तो जरायुज किस में होता है? तो राइजोफोरा में होता है। किस में होता है? आलू में नहीं होता, आलू गन्ने में नहीं होता, आम में नहीं होता है। आप देखे होंगे कुछ आम ऐसे होते हैं, जैसे आप अभी सफ़ेदा एक आम होता है, आप कभी मतलब खाए होंगे, अभी मतलब जुलाई के लास्ट में मिलना शुरू होता है या जुलाई के शुरुआत में, तो उसमें जब लेट करते हैं ना, तो आम जो होता है उसकी जो गुठली होती है उसी में से जमना मतलब अंकुरित होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है राइजोफेरा में कि लवणभिदी मतलब पौधे होते हैं, दलदल मैंग्रोव जैसे दलदली स्थानों पर उगने वाले पौधे होते हैं, कि पौधे में ही अभी है फल, उसी में से क्या होता है फल निकलने मतलब बीज का अंकुरण होने लगता है। तो वह कौन है? जरायुज। ये भी याद रखिए, बी बी पेरस भी से कहते हैं या जरायुज। मतलब बहुत क्वेश्चन हार्ड नहीं है, लेकिन जरायुज वाला समझने वाली बात है। ठीक, अगर देखेंगे उष्मा का SI मात्रक क्या है? ठीक, उष्मा का मात्रक कैलोरी भी होती है, अर्ग भी होता है, या नहीं होता, यह शक्ति का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? शक्ति का। लेकिन उष्मा का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है, यह ध्यान में रखिएगा। अर्ग किसका होता है? CGS का होता है। कैसा होता है? CGS का मात्रक होता है। अगला देखेंगे, यदि PFA तथा एक क्रमशः दाब, बल और क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हैं तो क्या होगा? तो आपको पता है P = F बराबर ये होता है, P बराबर F बटा ए। बल दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। P बराबर F बटा ए, पाला सही होगा। यदि 5 सेकंड में एक वस्तु का संवेग 10 मात्रक से बढ़कर 25 मात्रक हो जाए तो इस पर कार्यरत बल होता है। कोई वस्तु के संवेग में परिवर्तन हो रहा है, पहले 10 था, अब क्या हो गया? 25 हो गया। कितने सेकंड में हुआ? तो 10 सेकंड में हुआ। तो कार्य बल क्या होगा? तो यह बराबर डेल्टा P/T। तो आप देखेंगे समय में परिवर्तन कितना हो रहा है? तब 25 माइनस 10/5, तो क्या हो जाएगा? 15/5 = 3 न्यूटन। कितने बल काम करेगा? 3 न्यूटन, यानी इसमें मात्रक दिया है तो 3 मात्रक हो जाएगा। ठीक, पाला हो जाएगा। खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक का उपयोग होता है, क्योंकि खाना जब भी बनाया जाता है तो उसमें अभ्रक का उपयोग किया जाता है। क्यों? अभ्रक एक पदार्थ है जिसे इंग्लिश में माइका भी कहते हैं। हाँ, लिखा है माइका, कभी कभी आ जाता है। तो यह उष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। मतलब उसमें जैसे यह है तो इसमें उष्मा, यहाँ से अगर हम इसको गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर ये गर्म होते हुए आएगी, लेकिन होगा क्या? लेकिन इसमें धारा प्रवाहित किया जाएगा तो नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए इसका उपयोग हम बर्तन बनाने में किए करते हैं कि उष्मा जो है उष्मा का सुचालक होता है, उष्मा का सुचालक होता है। ठीक, तथा विद्युत का कुचालक होता है। जैसे प्रेस किया जाता है, प्रेस यानी इस्त्री। जैसे आप देखेंगे कि ऐसे प्रेस है और इस पर हैंडल लगा उस प्रेस किया जाता है। नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना, उसमें अधिकतर हम अभ्रक का उपयोग करते हैं, क्योंकि अगर अभ्रक का उपयोग नहीं किया जाएगा तो उसमें अगर कहीं से भी अगर करंट लग जाएगा यहाँ से तार में, जैसे तार तो यहाँ पर है ही, तो इसमें से अगर थोड़ा भी अगर करंट आए तो हम अगर हमें छू लेते हैं या कहीं गलती से भी अगर गर्म नहीं हुआ तब भी हम छूते हैं, तब हमें करंट मतलब झटका लगने की संभावना अधिक होती है, इसीलिए अभ्रक होता है। जैसे आप सोल्डिंग करने वाली जो मशीन होती है, सोल्डिंग जिससे किया जाता है, तो उसमें जो आगे वाला हिस्सा होता है, ऐसे जो सोल्डिंग करने वाली ये वाली होती है, यहाँ पर भी अभ्रक का उपयोग किया जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि यह गर्म हो जाता है, ये वाला हिस्सा गर्म होता है, लेकिन इसमें करंट नहीं लगता है। ठीक, तो चलिए हम आगे देखेंगे। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण, पृथ्वी का ऐसे हम बना रहे हैं तो ये क्या है? ध्रुव है। क्या है? ध्रुव है। यह उत्तरी ध्रुव है और यह दक्षिणी ध्रुव है।
यह भूमध्य रेखा है। तो यह पूछ रहा है कि पृथ्वी ध्रुवों पर कितना होता है, तो ध्रुवों पर 90 डिग्री होता है और भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री होता है। तो किस पे पूछ रहा है, ध्रुवों पर, तो हो जाएगा 90 डिग्री। प्राकृतिक रबर का एकलक होता है तो है आइसोप्रीन। क्या है, आइसोप्रीन। प्राकृतिक जो रबर होता है जिसे लैक्टेक्स मतलब पेड़ों से निकाला जाता है, तो उसका एकलक क्या है, तो आइसोप्रीन होता है। सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक कौन सा होता है, तो नियोपेंटीन, आइसोपेंटेन, आइसोब्यूटेन और एन-पेंटेन। अगर हम समवाय के रूप से देखें तो इसमें सारा एक ही होता है। जैसे इसका हम देख लेते हैं, संरचना देख लीजिए इसका, नियोपेंटेन का CH3C, CH3, CH3 और CH3, ये नियोपेंटेन है। आइसोब्यूटेन हमारा हो जाएगा, आइसोब्यूटेन तो उसमें ऐसे कम है, ब्यूटेन है, देख ही लो फिर क्या, CH, यह नहीं होगा, एक दो तीन चार, ये आइसोब्यूटेन हो जाएगा। आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन तो ये तो होगा ही नहीं, ये दोनों नहीं होंगे, ये आइसोब्यूटेन है। ये नॉर्मल पेंटेन है, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है। देखिए अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा नियोपेंटेन है, कौन सा आइसोपेंटेन है, तो फिर आप अगर बता पा रहे हैं, तो जिसमें ब्रांच की संख्या कम होगी, जिसमें कम ब्रांच होंगे, जिसमें कम शाखा होगा, उसी का क्वथनांक अधिक होगा। तो हमारा पेंटेन क्या होगा, सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखेंगे एरोमेटिक यौगिकों अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो एरोमेटिक यौगिकों में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4n+2। क्या होता है, 4n+2 होता है। तो हम समझे कि अगर पाई जो है, तो जो पाई या बंद सिग्मा बंद समझ लीजिए, डबल बांड, ट्रिपल बांड, ठीक। तो सिग्मा बांड सिंगल, मतलब एक सिंगल बांड में एक सिग्मा होगा, और डबल बांड में एक सिंगल और एक पाई होता है, और इसमें एक सिंगल और दो पाई होते हैं, ठीक। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया था। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया था। तो क्या खोज किया गया था, परमाणु में नाभिक। क्या खोज किया गया था, परमाणु में नाभिक। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से क्या खोजा गया था, तो परमाणु में नाभिक का खोज किया गया था। कौन विषमांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण नहीं है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो धुआं में जो छोटे आप देखे होंगे कि धुआं जब निकलता है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं ठोस के, तो विषमांगी मिश्रण है। दूध भी विषमांगी मिश्रण है, ठीक, क्योंकि ये कोलाइडी विलयन, जितने भी कोलाइडी विलयन होते हैं वो क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण होते हैं। जेली भी विषमांगी मिश्रण है। तो हमारा पूछ रहा है विषमांगी मिश्रण नहीं, हवा हमारा समांगी मिश्रण है। हवा क्या है, समांगी मिश्रण है। ये लास्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। तो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी को कहूँगा कि आप सभी लोग एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना न भूलिए, ठीक। धन्यवाद।